नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम लगातार कविताओं पर बात कर रहे हैं, काव्य पर बात कर रहे हैं। आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं गद्य की महत्वपूर्ण विधा कहानी पर। और कहानी भी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं, बल्कि हिंदी के प्रारंभिक दौर की वो कहानियां जिन्होंने हिंदी के विकास को एक नई दिशा दी, जिन्होंने एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान किया हिंदी कहानी के विकास को कि उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी हो सकी। तो चलिए शुरू करते हैं बंग महिला के द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली जैसी दो महत्वपूर्ण प्रारंभिक दौर की कहानियों पर बातचीत। कहानियां बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर समस्याएं इसमें उठाई गई हैं। तो हम इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंग महिला के विषय में, उनके जीवन के विषय में थोड़ा बहुत परिचय, जो भी उपलब्ध हो सका। ज्यादा परिचय उपलब्ध नहीं हुआ, जो भी संभवतः उपलब्ध हुआ वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। जन्म आपका 1882 वाराणसी में हुआ। यद्यपि ये बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने अपना सारा लेखन कार्य बंग महिला के छद्म नाम से किया। लेकिन क्योंकि ये बंगाल से थी, लेकिन इनके पूर्वज काफी समय पहले ही वाराणसी में, बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे, इसलिए इनका जन्म वाराणसी में ही हुआ और 1882 इनके जन्म का वर्ष माना गया है। आपके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था और आपकी माता का नाम नीरद वासिनी घोष था। जिन बंग महिला का जन्म 1882 में हुआ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि 1882 में जन्मी जो महिला कहानी लिखती है, एक साहित्यिक सृजन का कार्य करती है, उसकी माता भी शिक्षित थी, क्योंकि बंग महिला को शिक्षा देने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनकी माता थी। और ये वो दौर था दोस्तों जबकि महिलाएं घर से बाहर निकलना तो दूर, घर में किताब की ओर देख भी नहीं सकती थी, और विशेष तौर पर बंगाल में तो स्थिति बहुत ही नाजुक थी। तो जिन भी स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की उस दौर में, उस कठोर पर्दा प्रथा के शासनकाल में, समय में, उस समय उन्हें छुप करके वो कार्यवाही करनी पड़ी, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। तो ऐसे दौर में भी जब स्त्रियां सृजन कर सकती हैं, तो हमें अपनी इन परिस्थितियों पर गौरवान्वित, वर्तमान युग की परिस्थितियों पर गौरवान्वित होना चाहिए। और विशेषकर वे स्त्रियां जो अक्सर, युवतियां जो अक्सर, मैं ग्रामीण परिवेश में हूं और मैं इस तरीके से बहुत कठिनाई से अपने पढ़ाई को पूरा कर पा रही हूं, वे इस तरह की निराशापूर्ण बातें करती हैं, उन्हें बंग महिला से निश्चित तौर पर प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके विवाह जिनसे हुआ उनका नाम चंद्रदेव था और आपका निधन 24 फरवरी 1949 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ने को मिला दोस्तों कि उनके पति चंद्रदेव के निधन के बाद उन्होंने सृजन कार्य बंद कर दिया था, और यही कारण है कि उनकी रचनाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। आगे चलें। आपको बचपन में रानी और चारूबाला नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभिक शिक्षा आपने माताजी के संरक्षण में प्राप्त की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 1904 से 1917 तक आपने लेखन कार्य किया। राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के नाम से विख्यात थी, यानी बंग महिला का जो वास्तविक नाम था वो था राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? नव जागरण की छापामार लेखिका। छापामार लेखिका का मतलब क्या है? छापामार लेखिका जैसे छापामार युद्ध नीति होती है, गुरिल्ला युद्ध नीति के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, जिसमें शत्रु पर छिपकर वार किया जाता है और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य किया जाता है। उसी तरह से आपने भी छद्म नाम की आड़ लेकर समाज में व्याप्त विसंगतियों और कुसंगतियों पर कटु प्रहार किए। पुरुष प्रधान समाज में जो भी विसंगतियां उस समय पनप रही थी और जो भी दुर्दशा स्त्रियों की हो रही थी, उन सब के विरुद्ध आवाज उठाई।
बंग महिला ने, इसलिए उन्हें नव जागरण की, यानी नव जागरण का मतलब है आधुनिक काल का प्रारंभिक वो दौर, जबकि साहित्य के क्षेत्र में नई नई विधाएं विकसित हो रही थी, जन्म ले रही थी। तो उस नव जागरण के दौर की आप पहली छापामार लेखिका के नाम से विख्यात है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान देंगे। आप बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थी, क्योंकि वास्तविक नाम आपका राजेंद्र बाला घोष था। और छद्म नाम, छद्म मतलब जो दिखावटी नाम हो, जिसके पीछे छिप करके अपने व्यक्तित्व को छिपाकर, क्योंकि आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि जिस दौर में पुस्तक की ओर देखना तक अपराध माना जाता हो स्त्री के लिए, तो ऐसी स्थिति में वे अपने नाम से लिखने का तो दुस्साहस कर ही नहीं सकती। शिक्षा प्राप्त करने का दुस्साहस भी उनके लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य था। तो इसलिए उन्होंने बंग महिला के छद्म नाम से लिखना प्रारंभ किया। स्त्री शिक्षा हेतु आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात आती है इनकी कृति परिचय की। आपने मूलतः कहानियां लिखी। चंद्रदेव से मेरी बातें इनकी पहली कहानी है, जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। लेकिन प्रारंभ में, क्योंकि ये अपने समय से बहुत आगे की कहानी थी दोस्तों, इसका शिल्प बिल्कुल अलग था। आज जिस विधा में लिखा जा रहा है, वो विधा बंग महिला ने 1904 में ही अपना ली थी, यानी कहानी को पत्र शैली में लिखना। तो इसलिए उस समय के लिए, क्योंकि उस समय के हिसाब से वो बहुत आगे की रचना थी, इसलिए उसे निबंध के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे कहानी अपने विकास के चरण बढ़ाती हुई आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आया, विद्वानों को ये समझ में आया कि ये एक निबंध नहीं बल्कि एक कहानी है। कुंभ में छोटी बहू इनकी दूसरी कहानी है, और दुलाई वाली ये इनकी तीसरी कहानी है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। दलिया 1909 में लिखी गई। हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। उनकी एकमात्र पुस्तक है कुसुम संग्रह, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से 1911 में प्रकाशित हुई। और इस कुसुम संग्रह में उन्होंने जो अनुदित कहानियां लिखी, यानी दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके जो कहानियां प्रस्तुत की, और जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके जो लेख आलेख आदि छपे, उनका संकलन किया गया है कुसुम संग्रह के अंतर्गत। अब बात आती है उनकी पहली कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला की पहली कहानी है, इसलिए इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके विषय में जो जाननी चाहिए कि यह पत्र शैली में लिखित व्यंग्यात्मक कहानी है। दो बिंदु महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की शैली क्या है? पत्र शैली। दूसरी बात कि किस प्रकार की कहानी है? यह व्यंग्यात्मक कहानी है। 1904 में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। प्रारंभ में इसे निबंध के रूप में स्वीकृति दी गई, किंतु कालांतर में यह कहानी के रूप में स्वीकृत की गई। ये बात भी हम कर चुके हैं। अंग्रेजी शासनकाल के परिवेश में शोषणवादी शासन व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आए परिवर्तनों और उनके दुष्परिणामों की यथार्थपरक अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। यानी प्रारंभिक दौर की कहानी, एक महिला के द्वारा लिखी गई कहानी, और एक महिला जो घर की चार दीवारी से बाहर भी नहीं निकल सकती बिना पर्दे के, उस महिला के द्वारा अपने समकालीन परिवेश का यथार्थपरक चित्रण करना वास्तव में आश्चर्य की बात है। क्योंकि अंग्रेजी शासन था 1904 में जब ये कहानी लिखी गई और प्रकाशित हुई, उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। उनकी शोषणवादी जो नीतियां थी, उनसे भारतीय जनमानस त्राही त्राही कर रहा था, और उसको बंग महिला ने उनके शोषण की जो नीतियां थी उनको उजागर किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो व्यापार में, जो जीवन शैली में परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों और उनके दुष्प्रभावों की यथार्थपरक अभिव्यक्ति की बंग महिला ने इस कहानी के माध्यम से। इसमें चुटीले व्यंग्य की प्रधानता है। चुटीला व्यंग्य यानी जो गहराई तक अंतर्मन को चोट पहुंचाता है। पात्र इसमें केवल दो हैं, एक तो है लेखिका और दूसरे हैं चंद्रदेव, जिन्हें ये पत्र लिखा गया है। आगे चलते हैं। अब आपको यहां यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें की शैली की बात तो हो गई कि यह पत्र किसे संबोधित है, और इसके दो ही पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं लेखिका और चंद्रदेव। बाकी सभी सांकेतिक पात्र हैं जिनकी चर्चा के दौरान जिक्र किया गया है। आगे चलें। अब कहानी की मूल संवेदना किस किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? हमने चर्चा की कि अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियां, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आए परिवर्तनों
से संबंधित है ये कहानी, लेकिन इसका जो व्यंग्य है वो शासन के, व्यापार के, कृषि के, किसी भी समाज के, धर्म के किसी भी क्षेत्र को अपने व्यंग्य से अछूता नहीं छोड़ता। इतना बहुआयामी व्यंग्य है इस कहानी में। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है अंग्रेजी शासन नीतियों के फलस्वरूप हुई भारत की दुर्दशा का यथार्थपरक चित्रण करना। ये वो दौर है दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं, जबकि कहानियां आदर्शवादी लिखी जा रही थी, जबकि कहानियों का उद्देश्य यही था समाज में विघटित हो रहे मूल्यों को आदर्श की स्थापना के द्वारा पुनः निर्मित करना, पुनः स्थापित करने का प्रयास करना। तो ऐसे दौर में एक यथार्थवादी कहानी लिखना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। बहुआयामी कथ्य है, जैसा कि मैंने बताया, व्यंग्यात्मक शैली है। सरकारी नौकरियों, अब कहां कहां व्यंग्य करते हैं देखिए, पहला व्यंग्य जो आता है वो है सरकारी नौकरियों के नाम पर जो सरकारी नौकर सुख भोगने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं, यानी कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, सरकारी नौकरी से लाभ उठाकर केवल और केवल जीवन में आनंद उठाना ही उनका लक्ष्य होता है, उस पर व्यंग्य किया गया है। पहला व्यंग्य यहां है। दूसरा व्यंग्य है कि अंग्रेजों की जो जाति पक्षधरता है, यानी जो रंग भेद की नीति है कि हम गोरे हैं, भारतवासी काले हैं, तो हमें हर क्षेत्र में बढ़ावा अपनी जाति को यानी गोरे लोगों को ही देना है। तो ये जो जाति पक्षधरता है इस पर भी बहुत ही कटु व्यंग्य किया गया है। तीसरा बिंदु आता है कि शासन के विभिन्न दफ्तरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर, जो बदली होने की परंपरा है, उस पर भी यहां व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, तो लॉर्ड कर्जन की जितनी भी शोषणवादी नीतियां अपनाई गई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी नीतियों पर भी चोट की गई है। अंग्रेजों की रंग भेद की नीति पर चोट की गई है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, आदर्श आदि के स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहे थे, जो विकार उत्पन्न हो रहे थे, जो पतन हो रहा था इन सभी क्षेत्रों में, उन पर भी यहां चोट की गई है। कुपोषण के शिकार बच्चों की स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है। भारत की, विशेषकर बंगाल की दुर्दशा की ओर संकेत किया गया है। इसके अलावा विद्युतीकरण यानी बिजली के आने से, मशीनीकरण यानी यंत्रीकरण यानी मशीनों के अधिक प्रयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई, उस बेरोजगारी की पर भी यहां ध्यान आकर्षित किया गया है। गंगा पर, इसके अलावा क्या था, गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के फलस्वरूप जो धार्मिक भावनाएं भारतवासियों की आहत हुई, उन धार्मिक भावनाओं की ओर भी यहां संकेत किया गया है, क्योंकि गंगा को हम मां गंगा, देवी गंगा के रूप में पूजते रहे हैं, और जब उसमें बड़े बड़े सरिये डालकर खंबे स्तंभ इकट्ठे एकत्र किए गए, खड़े किए गए और उन पर पुल और बांध बनाए गए, तो उससे भारतवासियों की धार्मिक भावनाएं जो आहत हुई, उनकी ओर भी यहां इस कहानी में संकेत किया गया है। युद्ध सामग्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था वे युद्ध के बल पर यानी शस्त्र की ताकत के बल पर अपने शासन को यहां मजबूत कर सकते हैं भारत में। दूसरी बात, विश्व में अपना परचम फहरा सकते हैं। यही कारण है कि जो उनकी युद्ध नीतियां थी, युद्ध सामग्री के लिए जो दुर्ग बनाए जा रहे थे, जो फोर्ट बनाए जा रहे थे, उन सब की ओर भी यहां संकेत किया गया है। अगला बिंदु, वैज्ञानिकता के फलस्वरूप जो बौद्धिकता का विकास हो रहा है, उससे क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों की ओर भी संकेत किया गया है। अगला बिंदु है, भारत भूमि के दोहन से विकृत भारत भूमि के स्वरूप का चित्रण किया गया है, यानी कृषि के द्वारा या जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके जो फसलें उत्पन्न हो रही हैं उनके द्वारा, और जो धातुएं आदि जो हैं उनके द्वारा जो ले जाई जा रही हैं विदेशों को, और उनसे तैयार माल को यहां बेचा जा रहा है, यानी भारत को एक बाजार, एक मंडी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत भूमि की उर्वरता को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो वो जो विकृत भारत भूमि का स्वरूप है, उसकी ओर भी यहां संकेत किया गया है। भारतीय शासकों की जो चाटुकारिता है, यानी चाटुकारिता यानी अंग्रेजों की चापलूसी करने की जो नीति है, उसकी ओर भी संकेत किया गया है, क्योंकि वे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर केवल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में अंग्रेजों की चापलूसी करके अपने जीवन को विलासिता और सुख सुविधाओं से भरपूर बनाकर आनंद का उपभोग करना है। उनका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि वे अपने राज्य को मजबूत करें, शक्तिशाली बनाएं और अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए लड़ें। ये उद्देश्य वे भूल चुके हैं। तो इस स्थिति का भी यहां चित्रण किया गया है।
अगला बिंदु, चिकित्सकीय विकास और प्लेग जैसी महामारियों का फैलना। एक और तो क्योंकि विज्ञान की प्रगति हो रही है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है, लेकिन दूसरी ओर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल रही हैं और उनके कारण न जाने कितने भारतवासी निरंतर काल कवलित हो रहे हैं। तो उस स्थिति का भी यहां चित्रण किया गया है। अंग्रेजों की भारत में अपने शासन को मजबूत करने की जो नीति है उस पर करारा व्यंग्य किया है लेखिका ने। मशीनीकरण और द्रुत गति से कार्य संपन्न होने के फलस्वरूप जो दुष्प्रभाव हमारे समाज पर हो रहा है उस दुष्प्रभाव की ओर भी संकेत किया गया है इस कहानी में बंग महिला के द्वारा। अब बात आती है कि इस कहानी के विषय में विद्वान क्या कहते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कथन है दोस्तों वो है भवदेव पांडे का। वे लिखते हैं कि बंग महिला की पहली कहानी कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें। यदि प्रश्न पूछा जाए कि बंग महिला की पहली कहानी कौन सी है तो आपका उत्तर होना चाहिए चंद्रदेव से मेरी बातें। हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, यानी भवदेव पांडे के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी है जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। क्यों पहली? कैसी पहली कहानी है ये वो पहली कहानी है जिसके कथ्य के केंद्र में क्या है? तत्कालीन राजनीति और अर्थनीति यानी अर्थव्यवस्था है। इस विषय को आधार बना करके जो कहानी लिखी गई चंद्रदेव से मेरी बातें वो अपने आप में इस प्रकार की पहली कहानी थी, क्योंकि इस समय वे कहानियां लिखी जा रही थी जिनमें आदर्श और जीवन मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया था। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हुए आगे लिखते हैं, भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे को भी रेखांकन किया। यानी इस कहानी का जो कथ्य है संक्षेप में यदि हम उसकी बात करें तो भारत की आर्थिक दुर्वस्था की बात पहला, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा समाज में नारियों की स्थिति, चौथा जातिगत पक्षधरता यानी अंग्रेजों की रंगभेद की नीति और वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबा। ये इसकी मूल संवेदना के प्रमुख बिंदु हैं जो भवदेव पांडे जिनको रेखांकित करते हैं यानी जिनको अधिक महत्व देते हैं। आगे चलते हैं। गोपाल राय जिन्होंने हिंदी कहानी के विकास क्रम को 3 खंडों में प्रकाशित किया है पुस्तक के रूप में, वे लिखते हैं व्यंग्य आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना जाता है। यानी व्यंग्य के माध्यम से कहानी के कथ्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस कहानी में यानी कौन सी कहानी? चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसमें समकालीन वायसरॉय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। यानी इनके गोपाल राय की दृष्टि में मूल संवेदना इसकी वायसरॉय कर्जन के प्रशासन पर व्यंग्य करने से संबंधित है, जिसके विभिन्न बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं। आगे चलें। अब बात शुरू करते हैं दुलाई वाली कहानी की, बंग महिला की। 1907 में दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये एक चुहल बोध की कहानी है। कहानी का हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। प्रमुख पात्र हैं नवल किशोर, वंशीधर जो इलाहाबाद वासी हैं, और ये जो नवल किशोर हैं ये वंशीधर के ममेरे भाई और बहुत अच्छे मित्र हैं, और यही दुलाई वाली के वेश में यहां कहानी में चित्रित किए गए हैं। और वंशीधर इलाहाबाद वासी हैं। जानकी देई वंशीधर की पत्नी है। सीता जानकी देई की छोटी बहन यानी वंशीधर की साली है। और भले घर की स्त्री नाम का एक पात्र कहानी में आती है, वो है नवल किशोर की पत्नी। अब प्रमुख घटनाओं पर बात करते हैं। वंशीधर का दशाश्वमेध घाट से स्नान कर लौटना और गोदोलिया की बाईं तरफ की गली में पुराने मकान में प्रवेश करना, यानी जो कहानी की शुरुआत होती है दुलाई वाली कहानी की, वो बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से होती है। ऐसा लगता है मानो कोई रहस्य भरी कोई जासूसी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाद में जब हम इस कहानी को पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक चुटीली हास्य व्यंग्य की चुहल बोध की कहानी है। तो वंशीधर जो है दशाश्वमेध घाट जो गंगा का है बनारस में, वहां से स्नान कर लौटते हैं और एक अंधेरे पुराने से मकान में प्रवेश करते हैं, और वहां जाकर वे सीता सीता कहकर आवाज लगाते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि उनकी पत्नी का नाम है जानकी देई, यानी वे अपनी ससुराल में गए हैं, और वे जानकी देई, क्योंकि पुराने समय की बात है तो अपनी पत्नी को नाम से बुलाना उस समय संभव नहीं था। यही कारण है कि वे अपनी साली यानी जानकी देई की छोटी बहन सीता को बुलाते हैं।
और उसके बाद वे सूचना देते हैं जानकी देवी को कि जल्दी से विदा करना है। यानी स्पष्ट होता है इस बिंदु पर आकर कि बंशीधर अपनी ससुराल में अपनी पत्नी जानकी देवी को अपने साथ ले जाने यानी विदा कराने के लिए आए हैं। फिर वे सवारी के लिए, स्टेशन पर जाने के लिए एक सवारी, एक वाहन चाहिए, तो वे इक्का लेकर आते हैं और पत्नी को विदा कराकर रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इसके मूल में एक और प्रसंग काम करता है कि वे तत्काल अपनी पत्नी को विदा कराने की तत्परता क्यों दिखाते हैं। उसका कारण है कि उनके मित्र और उनके ममेरे भाई की सूचना उनके पास आई है तार के द्वारा कि वे कलकत्ते से पहुंच रहे हैं, रास्ते में उनको मिलेंगे, और वे प्रफुल्लित हो उठते हैं और वे सोचते हैं कि मुझे ये अवसर अपने ममेरे भाई और मित्र से मिलने का नहीं गंवाना चाहिए। और यही कारण है कि वे तो तत्काल विदा कराकर पत्नी को और रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जब ट्रेन में, रेलगाड़ी इक्के में बैठे हैं जब, तब वे उन्हें याद आता है कि वे विलायती धोती पहनकर आ गए हैं, जबकि उनके मित्र और ममेरे भाई नवल किशोर स्वदेशी के समर्थक हैं। यानी यहां ये संकेत मिल जाता है कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और आंदोलनकारी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दे रहे हैं, और उनके ममेरे भाई भी स्वदेशी के समर्थक हैं। तो उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने विलायती धोती पहन ली है, उन्हें स्वदेशी धोती पहनकर आनी चाहिए थी। रेल से राजघाट से मुगल सराय पहुंचते हैं और प्लेटफॉर्म पर अपने ममेरे भाई और मित्र नवल किशोर को वे तलाश करते हैं। पत्नी जानकी को वे जनाने डिब्बे में बिठाते हैं, स्वयं बगल वाले डिब्बे में बैठते हैं। फिर मिर्जापुर में उन्हें भूख लगती है तो वे पूड़ी और मिठाई खाकर के अपनी भूख को शांत करते हैं। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले घर की स्त्री विराजमान है, लेकिन वे नहीं जानते, क्योंकि पर्दा प्रथा है तो वे नहीं जानते कि वह स्त्री कौन है। और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि स्त्री के पति नहीं है और रेलगाड़ी चल पड़ी है, तो स्त्री के पति लापता हो गए हैं। स्त्री रोने लगती है, सारी गाड़ी में हाय तौबा चीख मुकार शुरू हो जाती है, और स्त्री पुरुष उस स्त्री के विषय में उस स्त्री को तरह तरह की सलाह देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जैसा कि एक स्वाभाविक परिवेश ऐसी स्थिति में होता है ट्रेन के डिब्बे का, वही परिवेश यहाँ पूरा यथार्थ परक दृष्टिकोण लेते हुए लेखिका ने प्रस्तुत किया है। पिछली सीट पर वो देखते हैं वंशीधर की एक स्त्री छींट की दुलाई ओढ़कर, दुलाई एक होती है पतली सी रजाई या ओढ़ने की कोई भी चादर, उसे ओढ़कर बैठी है और बीच बीच में घूंघट में से एक आंख निकालकर वंशीधर को ताकती है। वंशीधर को उसका यह आचरण बहुत ही अनुचित लगता है, क्योंकि उस दौर में जबकि स्त्रियों को बहुत ही पर्दे में रखा जाता था, उस स्त्री का यह व्यवहार एक स्वाभाविक सी बात थी, वंशीधर को अनुचित लगता है। वंशीधर वो अकेली जो स्त्री है जिसके पति लापता हो गए हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वे भी इलाहाबाद ही जा रहे हैं। वंशीधर का जानकी देवी और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ना और स्टेशन मास्टर के पास जाना, यानी जब वे इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी जानकी देवी को और वो जो महिला जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, जिसके पति लापता है, उसे एक बुढ़िया, एक वृद्ध स्त्री के संरक्षण में छोड़ते हैं और पता करने जाते हैं कि स्टेशन मास्टर के पास क्या कोई इनके पति से संबंधित सूचना आई है। ये वो दौर था जबकि स्टेशन पर भी कोई महत्वपूर्ण सूचना स्टेशन मास्टर के पास आ जाया करती थी। लौटने पर वे देखते हैं कि तीनों स्त्रियां वहां से गायब हैं और दुलाई वाली सामने से आ रही है। उन्हें निष्पक्का विश्वास हो जाता है कि ये दुलाई वाली ने ही तीनों स्त्रियों को गायब किया है, तो वे दुलाई वाली पर स्त्रियों को गायब करने का संदेह करते हैं। दुलाई से मुंह खोलकर जब उनके मित्र नवल किशोर खिलखिलाते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि इतनी देर से वे नवल किशोर जिनकी पति के लापता होने की बात की गई थी, वो स्त्री नवल किशोर की पत्नी थी। और नवल किशोर का स्वभाव क्योंकि हंसी मजाक करने का है, इसलिए वे केवल और केवल अपने मित्र को, अपने भाई को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वे खिलखिलाते हैं और यहीं पर खिलखिलाहट के साथ ही जब राज खुलता है कि ये दुलाई वाली कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नवल किशोर ही दुलाई वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में यहीं पर इसी बिंदु पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। अब मूल संवेदना की बात करते हैं। दुलाई वाली की मूल संवेदना की बात करें तो ये एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। देखिए, दो कहानियां हम बंग महिला की पढ़ रहे हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें अपने परिवेश की विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है, और ये एक मनोरंजन प्रधान रोचक कहानी है, लेकिन यहां भी पर्दा प्रथा की विसंगति पर चोट की गई है।
परिवार, समाज, रेलवे स्टेशन का यहाँ यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। और स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति है जब वे अफसोस करते हैं वंशीधर कि वे विलायती धोती पहनकर आ गए हैं, नवल किशोर को अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां पर स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है। अब विद्वान दुलाई वाली के विषय में क्या कहते हैं, इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 1907 ईस्वी में श्री बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। बहुतों ने इसे ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है, यानी वे संकेत करते हैं कि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो दुलाई वाली को ही हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और आपको यह ध्यान होगा कि आधुनिक शोधों के आधार पर माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। गोपाल राय लिखते हैं, बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। पहली बात रोचक है, दूसरी बात मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों का चित्रण यहां किया गया, जो कि हम देखते हैं कि ममेरे भाई से, नवल किशोर से वंशीधर के किस प्रकार के संबंध है। इस कहानी में लेखिका ने हास्य विनोद का बहुत ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। नवल किशोर नाम का पात्र दुलाई वाली बनकर अपने मित्र वंशीधर को मुगल सराय से इलाहाबाद की रेल यात्रा में छकाता रहता है, यानी परेशान करता रहता है। इस बिंदु के माध्यम से लेखिका ने इस कहानी में न केवल पर्दा प्रथा पर व्यंग्य किया है, बल्कि अपने समकालीन परिवेश का यथार्थपरक चित्र भी प्रस्तुत किया है। यह एक चुहल, गोपाल राय आगे लिखते हैं, यह एक चुहल बोध की कहानी है, यानी हंसी मजाक, चुहल बोध यानी हंसी मजाक की कहानी है। पर इस चुहल के बीच मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत भी बहुत मार्मिक हैं। एक प्रसंग इसमें आता है कहानी में दोस्तों, जब वे इक्का लेने जाते हैं तब वे सोचते हैं कि वे कोई और सवारी कर लें, लेकिन उस सवारी में अधिक धन का व्यय करना पड़ता था, इसलिए वे इक्का लेकर के आते हैं। तो यहां इस घटना के माध्यम से मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता की ओर संकेत लेखिका ने किया है। समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण भी कहानी को नयापन प्रदान करता है। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख और दबा छिपा समर्थन भी कहानी को उल्लेखनीय बनाता है। स्वदेशी आंदोलन की मैं चर्चा कर चुकी, यथार्थ चित्रण की चर्चा भी हम कर चुके, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस बात के पूरी तरह से समर्थक हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण एक उल्लेखनीय कहानी है। आगे चलते हैं। अब बात आती है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बंग महिला की प्रथम कहानी है। ऑप्शंस हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, हृदय परीक्षा, दुलाई वाली और कुंभ में छोटी बहू। तो दोस्तों हम पढ़ चुके कि बंग महिला की सब पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर होगा हमारा ए। बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1900 भारत मित्र, 1904 सरस्वती, 1907 इंदु, 1903 हिंदी प्रदीप। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम पढ़ चुके हैं कि 1904 में सरस्वती पत्रिका में चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रारंभ में चंद्रदेव से मेरी बातें को किस गद्य रूप में स्वीकार किया गया? जीवनी, पत्र, यात्रा वृत्तांत या निबंध? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे प्रारंभ में निबंध के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में मूल स्वर है आदर्शवाद का, नैतिकता का, व्यंग्य और यथार्थ का या धर्म का? तो दोस्तों मूल स्वर है यहां पर व्यंग्य और यथार्थ का। तो आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? निबंध शैली, आत्मपरक शैली, पत्र शैली या व्याख्या शैली? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने चर्चा कर ली थी कि चंद्रदेव से मेरी बातें पत्र शैली में लिखी गई एक रोचक कहानी है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रदेव हैं चंद्रमा, लेखिका के पुत्र, लेखिका के पति और या फिर सरकारी प्रतिनिधि? तो दोस्तों उनके पति का नाम चंद्रदेव जरूर था, लेकिन यहां जिन चंद्रदेव से को लेखिका पत्र लिख रही हैं वे हैं चंद्रमा, आकाश में दिखाई देने वाले चंद्रमा। वे अपने पति को संबोधित नहीं कर रही हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला,
ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। पंक्ति में निहित व्यंग्य संबंधित है देवताओं की जाति पक्षधरता से, अंग्रेजों की जाति पक्षधरता से, हिंदू धर्म से या सांप्रदायिकता से। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चंद्रदेव को जब पत्र लिख रही हैं लेखिका, तब वे लिखती हैं कि आप तो सफेद श्वेत वर्ण के हैं, तो आपको तो अंग्रेजों के यहां अगर किसी नौकरी की जरूरत है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अंग्रेज, तो ये बात क्यों कही जा रही है, जबकि एक बिल्कुल काल्पनिक सी बात है, ना चंद्रदेव यहां आने वाले हैं और ना ही उन्हें नौकरी की आवश्यकता है। तो लेकिन वे इस माध्यम से अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति है, जो जाति पक्षधरता है, उस पर व्यंग्य करना चाहती है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की निम्नलिखित पंक्तियों को उनमें निहित व्यंग्य से सुमेलित कीजिए। पहला कथन है, आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। पिछले प्रश्न में जो चर्चा की गई थी उससे आगे का ये कथन है। वो कहते हैं कि अधम भारतवासियों, ये भी व्यंग्य है, भारतवासियों के आगे नीच शब्द लगाना इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का संकेत है कि उस समय के समाज में अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों को किस दृष्टि से देखा जाता था। तो वो कहते हैं कि अधम भारतवासियों की भांति आप कृष्णांग यानी काले तो है नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में अंग्रेजों को कोई परेशानी नहीं होगी, यानी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, यानी गोरे लोग नाराज नहीं होंगे क्योंकि आप भी गौर वर्ण के हैं। दूसरा कथन है, आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है, यानी बच्चों की स्थिति की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। तीसरा है, हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। इसमें आगे ये कहा गया है प्रारंभ में कि हम जो समाज है उसमें बेरोजगारी इस कदर व्याप्त है कि योग्य होने के बावजूद रंग भेद की नीति के कारण भारत के युवकों को नौकरी नहीं मिलती और अपनी जाति के लोगों को अंग्रेज नौकरी दे देते हैं। न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। पृथ्वी की दुर्दशा की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। शस्य श्यामला यानी हरी भरी, दाने से भरपूर यानी अच्छी फसलें देने वाली। तो अब भारत भूमि शस्य श्यामला यानी हरी भरी यानी बहुत अधिक उर्वर नहीं रही है, यानी पृथ्वी के दोहन की बात यहां पर की जा रही है। अब देखिए, आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं, तो यहां रंग भेद की नीति की पर व्यंग्य किया जा रहा है। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है, यानी कुपोषण ग्रस्त बचपन की ओर संकेत किया जा रहा है। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, बेरोजगारी की ओर संकेत किया जा रहा है। न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है, कृषि की दुरावस्था की ओर संकेत किया जा रहा है। तो देखते हैं कूट, तो पहला हुआ, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण जब होता है तब राहु नाम का जो ग्रह है वो ग्रस लेता है, निगल लेता है चंद्रमा को, और तब उन पर काली छाया आ जाती है। तो उसी बात को आधार बनाकर यहां व्यंग्य किया जा रहा है। लेखिका लिखती हैं, आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूं कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंके, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना है भ्रम को। और ये भ्रम कौन से हैं? ये केवल एक भ्रम की बात नहीं है, बल्कि उन सारे अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ने की बात कर रही है लेखिका, जिनके कारण हमारी प्रगति का मार्ग रुका हुआ है। यह पंक्ति संदेश देती है धर्म के सम्मान का, सांस्कृतिक एकता का, अंधविश्वासों को त्यागने का या संगठित होने का। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां अंधविश्वासों को, जो हमारी प्रगति में बाधक हैं, उन्हें त्यागने का संदेश लेखिका के द्वारा दिया गया है। तो आंसर होगा हमारा सी। आगे चलते हैं। आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। इस पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है, अंग्रेज सरकार के इशारों पर नाचने वाले, बुद्धि का प्रयोग न करने वाले, संवेदनाहीन और या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, आपके वंशधर शब्द का क्या अर्थ है?
यानी चंद्रमा के वंशधर, यानी चंद्रवंशी जो राजा महाराजा हुआ करते थे। हम पढ़ते हैं इतिहास में राजा महाराजाओं की वंश परंपरा, तो या तो वे सूर्यवंशी होते हैं या वे चंद्रवंशी होते हैं। तो आपके वंशधर यानी चंद्रवंशी वंश में जो 2-4 राजा महाराजा हैं, वे भी अब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई प्रशासनिक शक्ति, कोई राजकीय अधिकार नहीं रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वे काठ के पुतले बन गए हैं, यानी अंग्रेजों के इशारों पर नाचने वाले। काठ का पुतला कैसा होता है? यानी लकड़ी का पुतला, यानी पहली बात उसमें संवेदनाएं नहीं होती, दूसरी बात बुद्धि का प्रयोग वो नहीं कर सकता, और तीसरी बात उसको जैसे नचाओ वैसे नाचता है। यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काठ के पुतलों की भांति का अर्थ है उपर्युक्त सभी। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण के लिए क्यों आमंत्रित कर रही हैं? कहानी के अंत तक आते आते पत्र जब समाप्त करने लगती हैं लेखिका, तो वे कहती हैं कि आप एक बार भारत भ्रमण के लिए अवश्य आइए, क्योंकि वो चाहती हैं कि स्वयं चंद्रदेव आकर के भारत भूमि की स्थिति को देखें। और विशेष तौर पर वे कहती हैं कि अगर पूरा भारत भ्रमण करना आपके लिए संभव ना हो, तो कम से कम एक बार जाकर बंगाल को तो देख ही लें। तो ए विकल्प है भारत भूमि के पावन दर्शन के लिए, बी भ्रमण के लिए, सी वे चंद्रदेव के माध्यम से भारतवासियों का ध्यान उनकी दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहती हैं, वे अपनी व्यथा प्रदर्शित करना चाहती हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। दुलाई वाली कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1901 सुदर्शन, 1904 इंदु, 1907 सरस्वती या फिर 1906 भारत मित्र। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बंग महिला की दुलाई वाली कहानी। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, दुलाई वाली कहानी के विषय में असंगत कथन है। दुलाई वाली एक रोचक और मनोरंजक कहानी है। दुलाई वाली कहानी का एक प्रमुख पात्र नवल किशोर है। दुलाई वाली कहानी का घटनाक्रम बनारस के दशाश्वमेध घाट से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन तक चलता है। दुलाई वाली कहानी में सती प्रथा और बाल विवाह पर करारा व्यंग्य है। तो दोस्तों, मनोरंजक कहानी है, यह कथन बिल्कुल सही है। प्रमुख पात्र नवल किशोर है, यह भी सही है। घटनाक्रम बनारस के दशाश्वमेध घाट से शुरू होता है और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन तक चलता है, यह भी सही है। लेकिन इस कहानी में सभी तरफ व्यंग्य है, लेकिन सती प्रथा और बाल विवाह पर की कोई बात नहीं की गई है, यानी असंगत कथन है डी। तो आंसर होगा इस प्रश्न का डी। अगला प्रश्न, नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया, यह नवागत मनुष्य कौन था? कहानी की शुरुआत की पंक्तियां हैं ये। लाठी वाला, वंशीधर, नवल किशोर या स्टेशन मास्टर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दशाश्वमेध घाट से जब नहा करके वंशीधर अपनी ससुराल के घर में घुसते हैं, तब उस समय का वर्णन करती हुई लेखिका ने ये पंक्तियां लिखी हैं। तो आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न, नवल किशोर कहां से आ रहे थे? इलाहाबाद से, सारनाथ से, कलकत्ते से या बनारस से? हमने चर्चा की कि नवल किशोर वंशीधर के ममेरे भाई थे और बहुत ही अच्छे मित्र भी थे उनके, और वे कलकत्ते से आ रहे थे, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही, यह कथन किसने किससे कहा? वंशीधर ने जानकी देई से, वंशीधर ने सीता से, नवल किशोर ने जानकी देई से या नवल किशोर ने सीता से? तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वंशीधर की पत्नी का नाम था जानकी देई, उन्होंने ही ये बात कही, क्योंकि वे एक दिन बाद विदा कराने वाले थे अपनी पत्नी को। लेकिन जब उन्हें सूचना मिली कि उनके मित्र और ममेरे भाई नवल किशोर आज ही आ रहे हैं, तो वे तत्काल पत्नी को विदा कराकर इलाहाबाद की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हो गए। जब जानकी देई ने इस बात का पर विरोध किया, तब उन्होंने ये कथन उनसे कहा कि जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वंशीधर के विषय में असंगत कथन है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। वंशीधर अपने साले के विवाह में बनारस आए थे। वंशीधर अपनी पत्नी को विदा कराने बनारस आए थे। वंशीधर की ससुराल में उनकी पत्नी, साली, साला और उनकी सास थी। तो दोस्तों, वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। वंशीधर अपने साले के विवाह में बनारस आए थे, ये गलत है। वे अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए बनारस आए थे और ससुराल में उनकी पत्नी, उनकी साली, उनका साला और उनकी सास थी। यानी असंगत कथन है सी, नहीं, असंगत कथन है बी। आंसर होगा बी।
आगे चलें। नहीं एक देशी धोती पहनकर आना था सो भूल गए विलायती ही पहन पाए, स्वदेशी आंदोलन की ओर संकेत है इस पंक्ति के द्वारा। पंक्ति किस ओर संकेत करती है? असहयोग आंदोलन की ओर, समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर, वंशीधर के विलायत प्रेम की ओर, या फिर स्वदेशी आंदोलन की ओर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुलाई वाली कौन थी? वंशीधर की पत्नी, नवल किशोर की पत्नी, स्वयं नवल किशोर, या एक वृद्धा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। ये कब कौन सा प्रसंग है? जब वो एक भद्र स्त्री के पति रेल में सवार नहीं होते और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, वह स्त्री रोने लगती है, उस समय का वर्णन किया जा रहा है। सभी कुछ ना कुछ कह रहे थे, लेकिन पिछली सीट पर एक स्त्री बैठी थी जिसने छीट की एक दुलाई ओढ़ रखी थी, लेकिन वो कुछ उसने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक लेती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं। इस पंक्ति के विषय में असत्य कथन है। पहला, यह कथन तत्कालीन समाज में स्त्रियों की वेशभूषा की ओर संकेत करता है। दूसरा, यह कथन स्त्रियों के विषय में वंशीधर के निम्न दृष्टिकोण को संकेत करता है। इस कथन में दुलाई वाली का चित्रण है। यह दुलाई वाली कोई और नहीं, स्वयं नवल किशोर थे। तो देखिए, स्त्रियों की वेशभूषा की ओर संकेत कर रहा है, यह बिल्कुल सही है। यह कथन स्त्रियों के विषय में वंशीधर के निम्न दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं करता। वे स्त्रियों के प्रति निम्न दृष्टिकोण नहीं रखते थे, लेकिन वे ये सोचने के लिए विवश हो गए कि इस तरह का व्यवहार ये स्त्री क्यों कर रही है, तो इसलिए ये कथन असंगत है। यह कथन इस कथन में दुलाई वाली का चित्रण है, यह भी सही है, और यह दुलाई वाली कोई और नहीं, स्वयं नवल किशोर थे, यह भी सही है। यानी आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा रचित है? यह प्रश्न पूछा गया डीएसएसबी टीजीटी 2021 में, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में। राय कृष्णदास, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला, या मन्नू भंडारी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आंसर होगा सी। आगे चलें। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक 2018 में प्रश्न पूछा गया। मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहली महिला कहानीकार हैं बंग महिला। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी हैं दोस्तों, जिन्होंने प्रेमचंद की दूसरी पत्नी, जिन्होंने बाल विधवा से जब प्रेमचंद जी ने विवाह किया था, तो उन पत्नी का नाम शिवरानी देवी है, जिनके पुत्र अमृत राय भी हिंदी के एक प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक है। और इन्होंने प्रेमचंद के बाद उनके लिए प्रेमचंद घर में नाम से एक पुस्तक की रचना की थी। शिवरानी देवी वे है। सुभद्रा कुमारी चौहान और मन्नू भंडारी को आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, या भवदेव पांडे। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भवदेव पांडे ने यह कथन प्रस्तुत किया है, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, या संस्मरण। पढ़ चुके हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी, ये 4 कहानियां दी गई हैं और 5 लेखकों के कहानीकारों के नाम दिए गए हैं। बंग महिला, जयशंकर प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल, और इंशा अल्लाह खां। तो 11 वर्ष का समय जो कहानी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। दुलाई वाली कहानी अभी हमने पढ़ी बंग महिला की। ग्राम कहानी है जयशंकर प्रसाद की। रानी केतकी की कहानी है इंशा अल्लाह खां की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कोई कहानी यहां नहीं है। उनकी कहानी का नाम है राजा भोज का सपना। तो इसका उत्तर सही हमारी दृष्टि में है ए का चौथा, बी का पहला, चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा। चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा। तो चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा बी विकल्प में आ रहा है, तो आंसर हुआ हमारा बी।
अगला प्रश्न, बंग महिला का असली नाम क्या था? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती या रामेश्वरी? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंग महिला का मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। तो आंसर हुआ बी। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सत्र आज का, और इस सत्र में हमने बंग महिला की दो महत्वपूर्ण कृतियां जो प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, उन पर गहरी चर्चा की, उन पर आधारित प्रश्नों की बात की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र हर सत्र की तरह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।